बोलो परशुराम भगवान की। भारत माता की। मन था पड़ गया नरेश सुशील जी भाई साहब क्यों हो गए सब जन और भोजन हाल हो को नहीं और ब्राह्मण और भोजन के बीच में ज्यादा दूरी रखनी भी नहीं चाहिए। भगवान परशुराम की पौराणिक परशुराम कुंड के पुनरुद्धार के साथ साथ में एक दिव्य मूर्ति की स्थापना और उस स्थापना के यज्ञ में पूर्णाहुति से पहले एक आहुति देने के इस छोटे से कार्यक्रम में आज हम सब के बीच में आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए महामंडलेश्वर श्रद्धेय संपूर्णानंद जी महाराज की श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। हम सब के बीच में उपस्थित जयपुर के यशस्वी सांसद मेरे अभिन्न मित्र आदरणीय श्री रामचरण बोरा साहब, हम सब के बीच में उपस्थित विप्र फाउंडेशन के अध्यक्ष हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री रामविलास शर्मा जी, हम सब के बीच में उपस्थित विधायक बाबा सत्यनारायण मौर्य जी, आदरणीय अभिनेश महर्षि जी, मूलचंद शर्मा जी, सत्यप्रकाश जरावत जी, मेरे छोटे भाई के जैसे जिन्होंने भावनाओं के अतिरेक में बहुत सारी कुछ बातें कही है, ऐसे प्रिय परमेश्वर जी, सामने बैठे हुए जिनको मैं जब छोटा सा था चौथी पांचवी क्लास में भर्ती हुआ था तब से पहली बार देखा था, आदरणीय मातुराम जी, त्रिवेदी जी और इस सभागार में उपस्थित सभी ब्रह्मजनों के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। अपनी तरफ से आप सबके आशीर्वाद की अपेक्षा के साथ में आप सबको मैं बहुत सारा प्रणाम आप सबके श्री चरणों में निवेदन करना चाहता हूं। मित्रों, एक सामान्य सा संयोग था, लेकिन शायद भगवान की ये लीला थी। मैं अपने मंत्री के दायित्व के नाते अरुणाचल प्रदेश के प्रवास पर था। उस प्रवास के मध्य मुझे रात्रि का विश्राम नामसाई नाम की एक जगह वहां करना था। रात्रि में नामसाई में थे, सुबह उठ करके रात में देर रात में जब चर्चा कर रहे थे तब तक कोई ऐसा तय कार्यक्रम नहीं था कि मुझे कहीं इस कार्यक्रम के लिए जाना है। मैं कार्यक्रम का हिस्सा ही था। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री मेरे मित्र हैं और उस समय जो वहां प्रदेश के मुख्य सचिव थे वो मेरे मित्र हैं, जो आजकल आपके यहाँ दिल्ली सरकार में मुख्य सचिव है। रात्रि के भोजन के समय उन्होंने ऐसे सामान्य चर्चा में कहा कि भाई साहब, यहाँ परशुराम कुंड है, थोड़ा दूर पे 1-1.5 घंटे में आप चलेंगे तो आपको दर्शन करा सकते हैं। और मैंने ऐसे शायद उत्सुकता से अपने हाँ भरी, सुबह हम वहाँ दर्शन करने के लिए गए। जब हम वहाँ दर्शन करने के लिए गए तब वहाँ चर्चा हुई कि किस तरह से संस्कृति मंत्रालय ने एक बार इस जगह को विजिट किया था। होगा 300 सीढ़ियां नीचे उतर करके और लोहित कुंड तक जाना। एक छोटा सा पुराना मंदिर, शायद कोई मारवाड़ी व्यापारियों ने बना दिया होगा वो मंदिर, उसमें सीमेंट और चूने से बनी हुई एक मूर्ति भगवान परशुराम की ऐसी लगी हुई थी। लेकिन उस स्थान की जो ऊर्जा थी, उस स्थान से जिस तरह की शक्ति उत्सर्जित होती थी, मेरे मन में ऐसे ही प्रेरणा हुई कि इस जगह का पुनरुद्धार होना चाहिए।
बड़ा तीर्थ बन सकता है। मैं वहां से लौटा और कोई 2-4 दिन के अंतराल के बाद मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी के पास संयोगवश किसी विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए जाना था। और जलराज साहब, जब मैं प्रधानमंत्री जी के पास में गया, मैं गया किसी और विषय पे चर्चा करने के लिए था, लेकिन मेरे जहन में वो परशुराम कुंड जिस दिन मैं जाकर के आया था तब से वहां था। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने सामान्य ऐसे चर्चा की कि मैं अरुणाचल प्रवास पे गया था और मैंने एक जगह ऐसी देखी है जिसकी बहुत पौराणिक महत्ता इस देश में रही है, और उस जगह का पुनरुद्धार होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुना, जैसा उनका स्वभाव है, सुनकर के गंभीरता के साथ में बिना कोई प्रत्युत्तर दिए, बिना कोई प्रतिक्रिया किए हुए उन्होंने छोड़ दिया। मैं अपना बात रख के अपना विषय पूरा करके वापस लौट आया। चुनाव हो गए 2018 के। चुनाव के ठीक महीने में, थोड़े 2-3 महीने बाद चुनाव थे। विधानसभा चुनाव के बाद में लोकसभा के चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव के बाद में फिर से मुझे नए दायित्व के साथ में फिर अरुणाचल जाने का अवसर मिला। फिर रात को हम नामसाई में रुके। मुख्यमंत्री जी ने मुझे आग्रह से कहा, क्योंकि उनको मोटरसाइकिल चलाने का शौक है, वो जानते हैं मुझे भी है, तो मुझे कहा कि हम सुबह 5 बजे मोटरसाइकिल राइड पर चलें। मैंने उनसे कहा कि मोटरसाइकिल राइड पे जाएंगे ये मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन जाएंगे परशुराम कुंड ये बात आपको मेरी माननी पड़ेगी। हम दूसरे दिन सुबह 5 बजे उठ करके मुख्य सचिव सब लोग जो है वहां परशुराम कुंड गए। दूसरी बार जब मैं परशुराम कुंड में गया तब मुझे जाकर के वहां पता लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ निर्देश इस विषय में दिए, लेकिन तब तक वहां किसी तरह की कोई हलचल नहीं हुई। मुख्य सचिव से मेरी विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने मुझे बताया कि हम इस पर एक प्रोजेक्ट डेवलप करने की बात कर रहे हैं, जहां इन सारी सीढ़ियों का पुनरुद्धार हो सके, इस यहाँ की व्यवस्थाओं का हो सके, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण किया जा सके, यहाँ आने वाले लोग रुक सके। ऐसे अशक्त या बुजुर्ग लोग जो नीचे नहीं जा सकते सीढ़ियों से चढ़ने के तक, वो इस परशुराम कुंड में लोहित नदी में जाकर के, क्योंकि नदी बहुत वेगवती है, और 50 के दशक में जब पूर्वोत्तर भारत में भयानक भूकंप का सीरीज आई थी, उस समय में वो कुंड जो है वो नष्ट हो गया था। छोटे सा कुंड जो है आस्था के केंद्र के रूप में वहां है। तो उन्होंने कहा कि हम एक जो है एक कैप्सूल लिफ्ट यहाँ पे लगाने की ऐसी इस तरह की योजना बना रहे हैं। उस नदी के बीच में एक बड़ा शिलाखंड है, जिसके लिए कहा जाता है, पौराणिक मान्यता है कि भगवान परशुराम ने अपनी अंतिम तपस्या महेंद्र पर्वत पर जाने से पहले परशु को वहां रख करके उस शिलाखंड पे की थी। मेरे मन से अनायास ऐसा निकला कि शिलाखंड के ऊपर एक विशाल काय प्रतिमा जो है भगवान परशुराम की बननी चाहिए। और मैं वहां से निकल करके जो लोहित नदी पर पुल बना है, उस पुल के ऊपर जाकर के कम से कम 15 मिनट तक खड़ा रहा, और मैंने उस शिलाखंड को निहारा देख करके, और मैंने वहीं खड़े खड़े नरेश जी को उस शिला का फोटो जो है वहां से पोस्ट किया। और नरेश को मैंने कहा, भाई मुझे इस स्थान पर एक परशुराम जी की मूर्ति बनाना, कि एक मूर्ति का मॉडल मुझे बना करके तैयार करके दो। 2 दिन बाद में मैं दिल्ली में पहुंचा, और मैं जब पहुंचा तो मेरे घर पे नरेश एक मूर्ति का जो है भगवान परशुराम की ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति का एक मॉडल लेकर के मेरे घर पे आए हुए। हमने पूरा प्रधानमंत्री जी को जाकर के सारा विषय को ब्रीफ किया, और प्रधानमंत्री जी ने बाद में कहा कि मैंने संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल जी को निर्देश दिया है कि तुमको साथ लेकर के जाएं और उसकी पूरी रचना वहां करके वहां पे की करें। और उसके बाद में जैसा परमेश्वर जी अभी बता रहे थे, वहां अब भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय पूरे विकास के काम तो कर ही रहा है, लेकिन माननीय गृह मंत्री जी के दौरे के बाद में वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और हो सके, इस दृष्टिकोण से भी वहां काम प्रारंभ हुआ। योजना बनी, योजना भारत सरकार
में आई, स्वीकृत हुई, लेकिन क्योंकि कोई भी मूर्ति जो है भारत सरकार नहीं बना सकती, इसलिए वो मूर्ति डिलीट हो गया। मेरे मन में संकल्प था कि मैंने तय किया, मैंने सोचा ये मूर्ति बननी चाहिए, तो मैंने सोचा कि कहीं बात करेंगे। मैंने नरेश जी से पूछा भी नहीं था कि मूर्ति का कितना पैसा लगने वाला, और नरेश जी का और मेरा मुलाकात भी बहुत बहुत अनायास तरीके से एकदम से हुई थी। मैं दुर्गादास जी की एक प्रतिमा बनाने के लिए बहुत समय से एक छोटा मिमेंटो के रूप में एक 10-12 इंच की प्रतिमा वीर दुर्गादास की बने, उसके लिए प्रयास कर रहा था। मैंने बहुत जगह मॉडल बनाए, मुझे कहीं समझ में नहीं आता था। एक दिन संजोग से नरेश जी मुझे टकरा गए। मैंने इनसे कहा, नरेश मुझे एक मूर्ति बनानी है। इन्होंने एक प्रोटोटाइप बनाया। कोविड का समय था, हम सब भी कुछ थोड़ा फुर्सत में थे। 48 घंटे 50 घंटे तो कम से कम हमने उसके घोड़े को किस तरह से परिष्कृत किया जा सकता है, इसके ऊपर काम किया। मैंने नरेश जी से चर्चा भी नहीं की थी कि उसके ऊपर कितनी उसकी लागत आने वाली है। मैंने कहा मन में संकल्प किया है, कुछ ना कुछ भगवान रास्ता करेगा। मूर्ति का प्रोटोटाइप बना, इन्होंने उसका पूरा एस्टिमेट बनाया। एक दिन मैंने पूछा तो इन्होंने कुछ उसके बारे में कहा कि शायद 8-10 करोड़ रुपए का बजट इसके ऊपर खर्च आएगा। एक बार तो मुझे लगा, मुझे गजेंद्र सिंह इस संकल्प को पूरा करने में अब की बार तेरा घर दिखने वाला है। लेकिन फिर भी क्योंकि मन में ऐसा संकल्प था, ऐसा भाव था, तो तब तक की सोचा यह था कि मेरे कुछ मित्र, रामचंद्र जी जैसे पैसे वाले मित्र हैं, इनको कहूंगा कि 5-7 लोगों को 1-2 करोड़ रुपए आप निकाल करके दो। मुझे पता नहीं अभी रामचंद्र जी ने कितना पैसा दिया है, लेकिन 1-2 करोड़ रुपए दो। ऐसे 7-8-10 लोगों को फोन करूंगा तो शायद ये मूर्ति बन ही जाएगी। लेकिन साथ ही मन में एक विचार और भी था। आप लोगों में से जो जोधपुर के लोग हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो जोधपुर गए पर्वत पर, एक जिस प्रतिमा का उद्घाटन की स्थापना के बाद में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, वो प्रतिमा बनाने का संकल्प जो है, वो प्रतिमा लगाने का संकल्प स्थान तय होने के बाद में उस संस्थान के जो अध्यक्ष थे स्वर्गीय भीम सिंह जी, उन्होंने किया था। और उनका सपना था कि इस दुर्गादास जी की प्रतिमा के साथ में पूरा समाज जुड़ना चाहिए, और समाज को जोड़ने के निमित्त उन्होंने 2 तरह के संकल्प किए। एक तो मैं समाज के हर परिवार से 1-1 रुपया एकत्रित करूंगा। बहुत पुरानी 40 साल पुरानी बात है, उस समय 1 रुपए की महत्ता भी थी, ताकि समाज के हर परिवार का योगदान उसके साथ में हो, जुड़ाव इस प्रतिमा के साथ में बने। और दूसरा, जब तक ये एकत्रित नहीं हो जाएगी तब तक एक ही समय भोजन करूंगा और चप्पल जूते पहनूंगा नहीं, नंगे पांव रहूंगा। मैं भीम सिंह जी को देखता था कि वो 25-30 साल तक एक समय भोजन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने सब कुछ अपने जीवन का उस प्रतिमा को बनाने के लिए, उस संकल्प को पूरा करने के लिए झोंक दिया। मुझे लगता था कि ये प्रतिमा बनेगी, प्रतिमा कुछ लोगों से बात करेंगे, 2-4 मित्रों से कहेंगे, बन जाएगी, बड़ा विषय नहीं है। लेकिन इसका ब्राह्मण समाज के साथ में जुड़ाव कैसे हो, और ये तीर्थ जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित करना चाहते हैं, ये तीर्थ जिसकी स्ट्रेटेजी के से समाज में प्रासंगिक हो सके, इस दृष्टिकोण से हमको कुछ करना चाहिए। और मुझे लगता है कि विचार होता है तो मार्ग अपने आप बनता है। मुझे दल ने, मेरी पार्टी ने मौका दिया और मैं बंगाल के चुनाव में कुछ प्रभार के साथ में बंगाल कलकत्ता पहुंच गया। मेरा सुशील जी से कोई परिचय नहीं था, मैंने कभी इनका नाम भी नहीं सुना था, ना मुझे विप्रो फाउंडेशन के बारे में कोई जानकारी थी। परमेश्वर जी एक दिन मुझे कहने लगे कि भाई साहब थे बट सुशील थे, बट कलकत्ता में रह रहे हो, बट हमारे सुशील भाई जी वहां से एक बार मिल लीजिए। समय निश्चित किया, सुशील जी मुझे मिलने के लिए आए, और पहले दिन चुनाव से जुड़े हुए विषय, किस तरह से वहां पे मारवाड़ी समाज का सहयोग मिल सकता है, इन सारे विषयों पे बातचीत की थी। न विप्रो फाउंडेशन के बारे में कोई विस्तार से बात हुई, न परशुराम जी की
मूर्ति और परशुराम जी के कुंड के बारे में कोई चर्चा भी हुई। 2-4 दिन बाद में फिर मेरे को एक दिन आदरणीय सुशील जी समय लेकर के फिर मिलने के लिए आए और इन्होंने विप्र फाउंडेशन के बारे में मुझे बताया। और मैंने उस चर्चा के दौरान इनसे कहा कि ऐसा मैंने एक संकल्प किया और ऐसी जगह मैंने एक देखी है जहां भारत सरकार काम कर रही है। मेरा संकल्प पूरा करने में मेरे मन में ऐसा है भाव है कि समाज इसके साथ में अधिकतम लोग कैसे जुड़े, इस दृष्टिकोण से काम करना चाहिए। ऐसे कुछ लोगों को साथ में जोड़ने की आवश्यकता है। सुशील जी ने भी उस समय तो नहीं कहा कि भाई साहब ये फाउंडेशन को दे सकते हैं, और सद्भावना के साथ में, मन में पवित्र भाव के साथ में यदि कोई संकल्प किया जाए तो उसका प्रतिफल आपको प्रसाद के रूप में भगवान तुरंत देता है। मेरे मन में जो संकल्प हुआ भगवान परशुराम की कृपा से, मेरे कोई पूर्वजों के पुण्य होंगे उसके चलते हुए मैंने उस संकल्प को भगवान ने निमित्त बनाया, आदरणीय सुशील जी के साथ में साझा किया। मेरा संकल्प पूरा होने की दिशा में आज मुझे मेरा मन द्रवित है कि आज जो है उस संकल्प के पूरा होने की दिशा में हम कई कई कदम आगे बढ़ चुके। मैंने जब सुशील जी को कहा था तब भी कहा था कि आप पैसे इकट्ठे करने की चिंता मत करना, आप समाज इकट्ठे कर लो। पैसे तो कम पड़ जाएंगे तो 2-4 लोगों के आप जाकर के हाथ जोड़ूंगा, उसमें पैसा आपका पूरा हो जाएगा, उसकी चिंता आप मत करना। तो उन्होंने कहा विश्वास रखो, पैसे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और समाज भी साथ जुड़ेगी। देखना शुरू किया कि दक्षिण भारत से शुरू हुआ, हजारों माताएं बहनें कलश यात्रा निकाल रही हैं, हजारों लोग एकत्रित हो रहे हैं, जगह जगह देश में हर शहर में, बड़े शहर में कार्यक्रम हो रहे हैं। और उस कार्यक्रम की ऊर्जा जो चारों तरफ से प्रस्फुटित होने लगी, तब मुझे भरोसा और विश्वास हुआ कि मेरा संकल्प सिद्ध हो रहा है। और इस पवित्रता संकल्प के प्रसाद के रूप में मुझे सुशील जी जैसा बड़ा भाई मिल गया। मुझे लगता है आज हम सब ने शस्त्र और समाज जिन लोगों के सामने बैठा हूं, समाज के सामने खड़ा होकर के सिर्फ अपने मन की बात कह रहा हूं, क्योंकि इसके अतिरिक्त ज्ञान देने का अधिकारी मैं नहीं। भगवान परशुराम जी और राम जी का संवाद जो है वो आप सबको याद होगा। तो भगवान श्री राम जी ने परशुराम जी को कहा कि देव एक गुण धनुष हमारे, नवगुण परम पुनीत तुम्हारे, बाकी सब 9 गुण तो सब आप लोगों के पास में, मेरे पास में तो वो एक धनुष वाला गुण राम जी देकर के गए थे, वही बचा है। अब ब्राह्मण के जो 9 गुण हैं, जिन 9 गुण के ब्राह्मण की कल्पना भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से कल्पना उन्होंने की, ब्राह्मण के 9 गुणों की भी कल्पना उन्होंने की। तू तपस्वी, संतोषी, क्षमाशीलो, जितेंद्रिय, सरल हो, रिजु, तपस्वी हो, संतोषी हो, क्षमाशील हो, इंद्रिय निग्रह जिसने किया हो वो ब्राह्मण है। दाता शूरो दयालु से ब्राह्मणों नवभिर्गुणे। भगवान श्री कृष्ण ने खुद ब्राह्मण की जो है इन 9 गुणों की कल्पना करते हुए ये इन गुणों का वाहक ही ब्राह्मण हो सकता है। मित्रों, काल के प्रभाव में निश्चित रूप से हम कहीं न कहीं इन गुणों से बिछड़े होंगे, लेकिन दुनिया के सारे वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार करते हैं। और आज विज्ञान जिस मुकाम तक पहुंचा है, विज्ञान भी इस बात को जिम्मेदारी के साथ में स्वीकार करता है कि व्यक्ति का डीएनए जो है वो परिवर्तित होने में हजारों साल लगते हैं, 10,000 साल तक। अभी थ्योरी ऑफ सैपियंस जो आई है वो भी है कि मानती है कि 10,000 साल तक भी व्यक्ति का डीएनए परिवर्तित नहीं होता, और ये फूंक मार करके वापस उनको प्रज्वलित करने की आवश्यकता है। और वो आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आज जिस समाज ने हमेशा इस हिंदुत्व की, सनातन की रक्षा के लिए काम किया, कवि इकबाल की वो पंक्तियां निश्चित रूप से आज और भी प्रासंगिक हो गई, जिन पंक्तियों में उन्होंने कहा कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि अस्थि मिटती नहीं हमारी। और आप थोड़ा सा सामान्य अन्वेषण करके देखिएगा, वो अस्थि की वो बात क्या है, वो कारण क्या है। या तो वो भगवान का वेश धारण किए हुए, वल्कल धारण किए हुए ऐसे लोग
जिन्होंने ऋषि कृषि परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस सनातन की संस्कृति को अजर अमर बनाने के लिए, इस सनातन की संस्कृति को अविरल बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। और या ऐसे ब्राह्मण जिन्होंने इस सनातन संस्कृति को के दूत बनकर के, अग्रदूत बनकर के, वाहक बनकर के समाज को सनातन संस्कृति के मार्ग के संरक्षण के मार्ग पर चलाने के लिए प्रणीत किया। और आज के प्रहार हुए, अनेक तरह के आक्रांताओं ने भारत के वैभव, भारत की संपन्नता, भारत की समृद्धि, भारत की बौद्धिक संपदा, इन सब से चमत्कृत, विस्कृत, आकृष्ट होकर के भारत पर हमले किए। शक आए, हूण आए, कुषाण आए, अरब आए, खलीफा आए, तुर्क आए, यूनानी आए, सिकंदर आया, गौरी आए, गजनी आए, पठान आए, मुगल आए, और उनके बाद में हमारे को बौद्धिक रूप से कमजोर करने के लिए डच, फ्रांसीसी, पोर्टुगीज और ब्रिटिश आए। ये इतने हमको वांछता जो है हमारी संस्कृति को पद्दलित करके, हमारे सनातन को पद्दलित करके हमें धर्म परिवर्तन करने के लिए आए होंगे। सुदूर पश्चिम से जो आंधी के रूप में लोग चले थे, उन लोगों ने दुनिया के सब जगह के संस्कृति को, सब धर्मों को नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन भारत की यह संस्कृति और सनातन धर्म अविरल सिर्फ इसलिए बचा रहा कि भारत के बहुसंख्यक समाज को, समाज के हर एक घटक को, चाहे वो क्षत्रिय था, चाहे वो सेवा करने वाला व्यक्ति था, चाहे वैश्य था, उस सब को इस सनातन धर्म को अविरल बनाए समाज पूरी तन्मयता और तत्परता के साथ में खड़ा था। आज जब एक बार फिर इस सनातन संस्कृति पर हमला और इस सनातन को पद्दलित करने की कामना और कल्पना लोग कर रहे हैं, तब मैं आज इस परशुराम जी की मूर्ति के विग्रह के शस्त्र और शास्त्र पूजन के अवसर पर आप सबसे इस बात का आग्रह और अनुरोध करना चाहता हूं कि इस ऋतुकाल में जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तब एक बार फिर जब भारत का सूर्य पूरी दुनिया में एक बार फिर उदय होने के लिए तैयार खड़ा है, उस समय में एक बार फिर देश के इस भारतवर्ष को, भारत के 140 करोड़ लोगों को एक बार फिर ब्राह्मण के उन 9 गुणों से युक्त ब्राह्मण की आवश्यकता है। उन 9 गुणों को सज्जित करने की दिशा में आदरणीय सुशील जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर के काम करें। उन 9 गुणों को वापस हम किस तरह से करते हुए हम ऐसे तेजोमय ब्राह्मणों का जो है वो निर्माण कर सकें, इस दिशा में हम आगे बढ़ सकें, ऐसी पुनीत कल्पना और कामना के साथ में ये आज का जो शुभ दिन आया है, जब वो सपना मुझे साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं कल्पना की थी जब मूर्ति बनी थी, उसके बाद में जब 6 फुट के आदरणीय अमित शाह जी के शुभ हस्तों से, आदरणीय सुशील जी भाई साहब, आदरणीय धर्मनारायण जी और सभी प्रमुख लोगों की उपस्थिति में वहां स्थापित कराई थी। वो जो मॉडल मेरे घर में रखा हुआ था, उस मॉडल को देख करके और आज जब वो परशु का साइज मैंने देखा, उसको देख करके मुझे वापस अब याद आया कि ये परशु और मूर्ति कितनी विशाल होगी, और वो मूर्ति जिस दिन वहां स्थापित हो जाएगी उस दिन वो दृश्य कितना विहंगम होगा। उसके बाद में मुझे कई बार 2-3 बार जाने का वहां अवसर मिला है। मैं आज आप सबके सामने जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं, आने वाले 10 साल में ये स्थिति होगी कि उस परशुराम कुंड पर एक साल में 1 करोड़ लोग जाएंगे, 1 करोड़ लोग, और हिंदुस्तान का बड़ा पर्यटन का स्थल बनेगा। अपितु भारत को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ने और इस संबंध को अक्षुण्ण रखने के अनेक कारण माननीय मोदी जी ने पैदा किए होंगे। बोगीबिल ब्रिज से लेकर के और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तक जिस तरह का रोल माननीय मोदी जी ने किया है, जिस तरह से वहां पे स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए जिस तरह से वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, उस सब के साथ साथ में भारत के पूर्वोत्तर भारत के हिस्से और मेनलैंड इंडिया के बीच में सांस्कृतिक संबंध को अक्षुण्ण बनाने के लिए ये वो स्थल और ये मूर्ति जो है एक मील के पत्थर के रूप में हमेशा 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 जो है वो याद की जाएगी, वो प्रासंगिक बनी रहेगी। हम रहेंगे न रहेंगे, लेकिन भारत को भारत बनाए रखने के लिए
और भारत की आत्मा को जीवित रखने में ये प्रकल्प जो सुशील जी भाई साहब ने हाथ में लिया है, ये निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम के रूप में खड़ा होगा। आप सबके दर्शन मुझे हुए, आप सबका के दर्शनों का सौभाग्य मुझे दिया, और मेरा एक ओवरड्यू प्रोग्राम था कई 7 दिनों से कि मैं नरेश जी के नए प्रकट जो है इस स्टूडियो में आ नहीं पाया था, तो आज वो भी मेरी शिकायत नरेश जी की पूरी हो गई। माथुराम जी गुरु जी के पांव छूने का अवसर मिल गया, तो मुझे लगता है कि आज का तो दिन जो है अपना धन्य हो गया। आप सबको बहुत एक बार जोरदार तालियां भाई साहब के लिए बजाएंगे, और मैं भाई साहब का स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे विप्र फाउंडेशन के जॉन अध्यक्ष श्रीमान भंवर जी पुरोहित, राजेश जी कर्नल, के शर्मा जी, कृष्ण मुरारी चतुर्वेदी जी, साथ ही में वेद प्रकाश जी बंटू भैया उपाध्याय जी और कुलदीप जी वशिष्ठ को, साथ ही में रामचंद्र जी बोहरा को भी मैं आमंत्रित करूंगा। साथ में हमारे माननीय जयपुर से जो सांसद हैं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, केवल कार्यक्रम अब 10 मिनट का कार्यक्रम हो रहा है, 10 मिनट तक आप और अपना संयम बना करके रखेंगे। के सरपंच और इन सब के मध्य नरेश जी कुमावत, आप जरूर पधारेंगे भाई साहब का स्वागत करने के लिए। बुड़का गांव के सरपंच हैं, उनसे भी अनुरोध है कि आप भी एक बार मंच पर आ जाएं। नरेश जी आप भी आए। माननीय नरेश जी कुमावत, रामचंद्र जी बोहरा का भी स्वागत और अभिनंदन। सरपंच जी साहब आ रहे हैं, सरपंच साहब से अनुरोध है आप आ जाइए। और माननीय रामचंद्र जी